आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम, क्लास 7 एसएसटी। ऑलरेडी आप इस चैप्टर के 2 पार्ट्स, वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था न्यू किंग्स एंड किंगडम कि किस तरह से नए नए राजा बने और उन्होंने अपना राज्य कैसे बनाया। हमने ये देखा था कि द एमरजेंसी ऑफ अ न्यू डेंसिटीज़ कि किस तरह से 17th सेंचुरी के अंदर नई नई डेंसिटीज़ आई और उन्होंने कैसे वर्क किया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स में हमने स्टडी किया कि जो राजा लोग थे उस टाइम पे, किंग्स थे, उन्होंने जो अपना राज्य बनाया उस राज्य में उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि अपना प्रशासन, अपना कार्य कैसे किया, किस तरह से उन्होंने टैक्स लिए। फिर हमने स्टडी किया कि प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं, कि राजा के द्वारा जो लिखा जाता है वो हमारी प्रशस्ति कहलाती है और राजा लैंड पर जो ग्रांट्स दे देता है। अचीवमेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया। नागा भट्ट के बारे में भी हमने ऑलरेडी जो है वो वीडियो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेलफेयर एंड वेल्थ के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से राजा जो है वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करता था। वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए वो अदर राज्यों पर आक्रमण करता था और उन्हें अपने साथ मिला लेता था। आज वीडियो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे अ क्लोजर लुक द चोल्स। आज हम चोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि चोल कौन थे, कहाँ से आए और उन्होंने कितने टाइम पर राज किया। देखो, अगर हम इस मैप को देखते हैं जिसमें हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो चोल्स हैं वो इस एरिया में हैं। आपको ये चोल्स देखो साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो ये डेंसिटी पूरा का पूरा राज्य है ये चोल्स का है। आज हम स्टडी करेंगे फ्रॉम उरियार टू तंजावर। मीन्स देखो, जो उरियार था ये एक जगह का नाम है जो कि तंजावर में थी। हाउ डिड द चोल्स राइज टू पावर। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन किया गया कि क्या आपको पता है कि चोल्स जो थे वो किस तरह से पावर में आए। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। देखो, कावेरी डेल्टा के पास एक मुटियार नाम की कास्ट हुई, ठीक है, जो कि काफ़ी पावर में थे। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम। ये जो पल्लव के राजा थे ये उनका साथ देते थे, उनका सबॉर्डिनेट करते थे कांचीपुरम का, जिनमें कि एक नाम आता है विजयालय का, हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफ फैमिली। ये जो विजयालय था ये पुराने समय से ही, एंशियंट मतलब प्राचीन समय से ही, एक चीफली फैमिली चोल्स से जो कि उरियार में थी उससे बिलोंग करता था। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटियार इन द मिडल इन द 19th सेंचुरी। उसने क्या किया, 19th सेंचुरी के मध्य में वो मोटियार से मिला। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावर। उसने तंजावर का क्या बनाया, शहर बनाया। द टाउन ऑफ तंजावर एंड द टेम्पल फॉर गॉडेस निशाम्बुदीनी। अब यहाँ पर क्या, उन्होंने एक टेम्पल बनाया और एक मतलब जो गॉड, देखो अब जैसे हम देखते हैं कि मंदिर में मूर्ति कौन से भगवान की है, उसी मूर्ति से हम उस मंदिर का नेम जो है वो डिसाइड कर देते हैं। जैसे कहीं पर बालाजी की मूर्ति होती है तो हम कहते हैं जी ये हनुमान जी का मंदिर है, कहीं पर शिव जी की जी मूर्ति होती है तो हम वहाँ पर बोल देते हैं कि ये शिव जी का मंदिर है। सेम इसी तरह से तंजावर में एक टेम्पल बनाया गया निशाम्बुदीनी, ये गॉडेस का नेम है, इस नेम पर उस मंदिर का नेम भी सेम रखा गया। The success of the Vijayalayas conquered neighboring region and the kingdom grow in size and power। अब देखो, जो विजयालय था उसने क्या किया कि उसने अपनी जो नेबरिंग एरिया से रीजन थे उनको अपने राज्य में मिला लिया, जिससे उसके राज्य का जो साइज था वो इंक्रीज हो गया। द पांड्यान एंड द पल्लवास टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड अ पार्ट ऑफ किंगडम। अब जो उसकी आप देखोगे कि जो साउथ में पार्ट है, साउथ एंड नॉर्थ में पांड्यान और पल्लवास का जो एरिया था वो भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। मीन्स जो विजयालय था उसने अपने राज्य का विस्तार किया। राजा फर्स्ट कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोल्स रूलर। अब यहाँ पर नेम दिया है कि जो राजा है ये चोल राज्य के महान रूलर हुए हैं, मीन्स शासन करने वाले। बिकम द किंग इन 985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। उन्होंने
985 में वो वहाँ के राजा बने और उन्होंने काफ़ी बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। इतना भी कहा जाता है कि जितना इंडिया का उस समय पर भारत का राज्य था, उससे कहीं ज़्यादा जो राजा राजे हुए, इनका जो प्रशासन था वो इतना बड़ा था, इनका जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था, मतलब इंडिया के एरिया से भी ज़्यादा एरिया आप कह सकते हैं। Expanded control over the most of this area. He also recognized the administration of the empire. Raja Raja's son Rajendra first continued his the policies and even added to the Ganga Valley. अब देखो जो राजा राजे का पुत्र हुआ राजेंद्र प्रथम, उसने क्या किया, उसने अपने राज्य को गंगा वैली तक बढ़ा दिया। गंगा वैली के साथ साथ उसने श्रीलंका, कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, डेवलपिंग एंड हैविंग, अब उसने क्या किया, गंगा वैली तक अपना एरिया बढ़ाया, उसके बाद श्रीलंका को और साउथ एशिया को भी साथ में मिला लिया, और उसके साथ साथ उसने क्या किया, एक नेवी डेवलप की, जो कि नेवी का मतलब होता है जो समुद्री इलाका होता है, जो पानी वाला एरिया होता है, उसके अंदर अपनी सेना को तैयार किया जाता है। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज कैप्चर, देखो अब वहाँ पर क्या है, स्प्लेंडेड टेम्पल्स, स्प्लेंडेड होता है चमकदार, मतलब जितने भी वहाँ पर मंदिर बनाए गए वो एकदम शान और शौकत वाले थे, शानदार थे, मतलब जिनको हम भव्य मंदिर कह सकते हैं, जिनसे कि लोग देखकर अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे मंदिर जो थे राजा राजे और उसके पुत्र राजेंद्र ने बनवाई। The big temple of Tanjavur and the Gangatong Cholapuram built by the Raja Raja and Rajendra. यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि तंजावर के और गंगा कोंडा के जो मंदिर थे वो किस किसने बनवाए, तो राजा राजे एंड द राजेंद्र ने बनवाई। आर आर्किटेक्चर एंड द स्पिरिचुअल मार्वल्स, अब वो जो बनाए गए थे वो काफ़ी अच्छे थे, एक मतलब आर्किटेक्चर होता है जो कि स्पेशल बनाने वाला व्यक्ति होता है, उसके द्वारा बनवाए गए थे। Chola temples often become the nuclei of settlements which grow around them. जो चोला के टेम्पल्स थे, मंदिर थे, वो क्या थे, उनके चारों तरफ न्यूक्लियस होता है नेबरहुड्स में, उसके नेबरहुड में काफ़ी चीज़ें ग्रो होने लग गई थी। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, वो एक केंद्र बिंदु बन गए थे क्राफ्ट प्रोडक्शन का, मतलब वहाँ पर अलग अलग कलाकारी की जाती थी। टेम्पल वर आल्सो एंडोड विद लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर्स। अब जो टेम्पल्स थे और जो उसके आसपास की ज़मीन थी वो क्या थी, वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। इंक्रीज़ कैसे हो रही थी, क्योंकि जो वहाँ के राजा महाराजा लोग थे या बड़े रिच लोग थे, वो लैंड जो थी वो टेम्पल को क्या कर देते थे, दान दे देते थे, जिससे कि टेम्पल का एरिया जो था वो इंक्रीज़ हो जाता था। द प्रोड्यूसर ऑफ दिस लैंड, देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। Went into the maintaining, all the specialists who worked at the temple very often lived near it. अब देखो जो उसकी चारों तरफ की लैंड थी वो काफ़ी मेंटेनिंग हुआ करती थी। स्पेशलिस्ट हु वर्क, स्पेशल उन लोगों से जो लोग वहाँ पर काम करते थे, मंदिर में काम करते थे, या वह वो लोग जो वहाँ के आसपास रहते थे, उन लोगों में कौन कौन आता है, देखो प्रिस्ट पुजारी जो मंदिर में रहते हैं, गार्लैंड मेकर माला बनाने वाले, कुक्स खाना बनाने वाले, स्वीपर सफाई वाले, म्यूजिशियन जो भजन कीर्तन करते हैं, डांसर जो डांस करते हैं। इन द अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, इन अदर वर्ड्स में बात करें, तो जो टेम्पल थे वो सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं थे, मतलब पूजा तो की जाती थी वहाँ पर, भगवान की प्रार्थना तो की जाती थी, बट दे वर द हब ऑफ द इकोनॉमिक, बट वो क्या था, एक हब था। हब मतलब सेंट्रल पॉइंट था इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरल लाइफ के लिए, कि हमारा इकोनॉमिकली लाइफ कैसी है, सोशल हमारे समाज में कैसी स्थिति है, और कल्चरल मतलब कि हमारी सभ्यता कैसी है, इन सब चीज़ों का जो सेंट्रल हब था वो हमारे टेम्पल्स थे। अमंगेस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज विथ was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the फिटनेस in the world. देखो अब इसमें क्या है कि जो क्राफ्ट एसोसिएटेड थे टेम्पल से रिलेटेड, वो ब्रॉन्ज इमेज बनाया करते थे, ठीक है, जितनी भी इमेजेस थी वो ब्रॉन्ज थी, जैसे कि हमें ये पिक में भी नज़र आ रही है कि ये ब्रॉन्ज की इमेज बनाई हुई है, ठीक है, इस तरह की इमेजेस बनाई जाती थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर इन डेटेड
समटाइम्स इमेज वर मेड ऑफ द डिवोटिस। वो कहते हैं कि मोस्टली जो इमेजेस बनाई जाती थी वो देवताओं की बनाई जाती थी, भगवान की बनाई जाती थी, बट कई बार ऐसा भी होता था कि जो उनके डिवोटिस हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो भक्त हैं, उनकी भी क्या बनाई जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब नेक्स्ट हम पार्ट में स्टडी कर रहे हैं इसी के अंदर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कि किस तरह से तंजावर में जो टेम्पल बनाए गए उसके आसपास के एरिया में पब्लिक रहने लगी और इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी ग्रोथ हुई उस एरिया की। उसी को ही हम आगे इंक्रीज़ कर रहे हैं कि वहाँ पर एग्रीकल्चर यानी हमारी कृषि और सिंचाई के बारे में क्या क्या किया जा रहा था। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोल्स वर मेड पॉसिबल थ्रू अ न्यू डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चोल्स की अचीवमेंट्स हुई, उन्हें उपलब्धियाँ हुई, तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को एक नई तरह से डेवलपमेंट दिया, नया विकास किया। Look at the map too again. Notice that the river Kaveri branch off into a several small channel before the empty into the Bay of Bengal. देखो, अगर हम अभी मैप में देख रहे थे, वहाँ पर देखते हैं कि जो कावेरी नदी है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जो कि चैनल हैं, जो एम्पटी मतलब बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं। दिस चैनल ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली। ये जो चैनल होते हैं ये काफ़ी जल्दी से भर जाते हैं पानी से, डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक। ये क्या करते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको अपने साथ लाते हैं और उस एरिया को फर्टाइल बना देते हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल आल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर पर्टिकुलर एंड कल्टीवेशन राइस। देखो, जो पानी होता है वो चैनल क्या प्रोवाइड करता है, मतलब मॉइस्चर देता है एग्रीकल्चर कृषि के लिए, और एक पर्टिकुलर कल्टीवेशन देता है हमारी राइस के लिए। मतलब देखो, राइस का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सेम उसी तरह से जो कावेरी नदी का डेल्टा है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, उस पानी का यूटिलाइजेशन करते हैं और राइस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे से होता है। स्टूडेंट, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको ये लेसन जो है टिपिकल होते हुए भी टिपिकल नहीं लग रहा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और आपका एक शेयर ऐसे बच्चों की हेल्प करेगा जो इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही थी, तो वो तमिलनाडु के बहुत सारे क्षेत्रों में विकसित हो गई। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर अ लार्ज स्केल कल्टिवेशन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 5वीं और जो 6ठी शताब्दी की बात करते हैं, 5th एंड 6th सेंचुरी के अंदर काफ़ी लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन किया गया। फॉरेस्ट हैज़ टू बी क्लियर्ड इन द सम रीजन। कई जगहों पर तो जंगलों को भी काट दिया गया। लैंड हैड बी लीव्ड इन अदर एरियाज इन द डेल्टा रीजन encampments and to be built in the prevent folding and channels had to the constructed। देखो, यहाँ पर फोल्डिंग चैनल्स का मतलब क्या है कि आप यहाँ समझ सकते हो, जैसे एक ये रिवर जा रही है काफ़ी बड़ी, ठीक है, इस रिवर के अंदर जो है इस तरह से इस रिवर का जो फेस है वो मोड़कर इस तरह से कर दिया जाए और इसको पतला बना दिया जाए, तो वो हमारे फोल्डिंग चैनल्स होते हैं। मतलब एक बड़ी रिवर को आप छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड कर देते हो और उसका जो फेसिंग होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो उसे बोलते हैं फोल्डिंग चैनल्स। देखो, यहाँ पर आपको एक रिवर की पिक्चर भी नज़र आ रही है, ठीक है। कैरी वाटर टू द फील्ड्स इन मैनी एरियाज टू क्रॉप वर ग्रोन इन अ ईयर। अब देखो यहाँ पर क्या है, कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा हो गया, इरिगेशन की फैसिलिटी मिल गई, जिसकी वजह से कई एरियाज़ में 1 ईयर में 2 टाइम जो है वो क्रॉपिंग की जाने लगी। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियल। कई बार ऐसा होता था कि जो वाटर क्रॉप थे वो आर्टिफिशियल बना दिए जाते थे। कैनल्स अ वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज्ड इरिगेशन, जो कि सिंचाई के लिए अलग अलग मेथड यूज़ होते थे, जैसे एज वेल कहीं पर कुएं खुदवा दिए जाते थे। इन अदर प्लेसेस हुज टैंक, कहीं पर बड़े बड़े टैंक रख दिए जाते थे, बनवा दिए जाते थे। कहीं पर ऐसा होता था कि इतना बड़ा टैंक होता था कि उसमें बारिश के पानी को स्टोर भी किया जाता था। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी भी काम को करना है तो हमें प्री प्लान करके चलना पड़ता है। सेम उसी तरह से जब यहाँ पर सिंचाई के लिए काम किया गया तो सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी सोर्सेज को मेंटेन किया गया कि वो किस तरह से वाटर का जो है वो
यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन द विलेज टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जो नए राजा आए उनके राज्य के दौरान कई लोग ऐसे थे जो गांव में रहते थे और उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जो राजा हुए उस टाइम पर उन्होंने किस तरह से शासन किया, किस तरह से अपने राज्य को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरह से उन्होंने अपना प्रशासन बनाया था। सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट नॉन एज उर। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जो सेटलमेंट्स थी, पीजेंट होता है किसान, जो फार्मर की सेटलमेंट्स थी उसको हम उर के नाम से जानते हैं। बिकम प्रॉस्पेरियस विद द स्प्रेड ऑफ द इरीगेशन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की क्वांटिटी और इरीगेशन के मेथड्स के इंक्रीज होने पर जो उसकी प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब उसकी प्रशंसा थी, चारों तरफ उसकी बात होने लगी। ग्रुप्स ऑफ द सच विलेज ऑफ फॉर्म द लार्जर यूनिट ऑफ कॉल्ड नाडू। देखो अब क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजर्स, कई विलेज, मान लो ये एक विलेज है, दो विलेज, तीन, चार, पाँच, इस तरह से एक ग्रुप होता है विलेज का, उस विलेज के ग्रुप को हम बोल देते हैं नाडू। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collective tax। अब इसमें क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बनता है वो क्या करती है, उसके अंडर में कई काम चलते हैं, जैसे डिस्पेंसिंग द जस्टिस, वो न्याय दिलवाती है, टैक्सेस को कलेक्ट करती है। अब जो टैक्स होते हैं वो किस तरह से और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं ये हम स्टडी करेंगे। रिच पीजेंट ऑफ द विल्या caste exercised considerable control over the affair of the Nadu under the supervision of the central Chol government। अब यहाँ पर जो नाडू बनती है देखो, वो नाडू भी क्या है, अंडर वर्किंग होती है, किसके सुपरवाइजेशन में होती है, सेंट्रल चोल गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल चोल गवर्नमेंट होती है वो नाडू की सुपरवाइजेशन करती है कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है। द चोल किंग गेव द सम रिच लैंडलॉर्ड्स टाइटल लाइक अ मंडवेशन एंड द वैलन ऑफ पीजेंट सर्वाइव 3 किंग्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मतलब लैंड लॉर्ड थे, अमीर लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के वैलन किसान थे उन लोगों को एक उपाधि का नाम दे दिया गया। एज द मार्कर एंड रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड दैम द इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ सेटल इन द सेंटर। और जो मेन पर्सन थे उनको एज अ रिस्पेक्ट ऑफिसल के बीच में ही स्टे दिया गया। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ टाइप्स ऑफ लैंड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आप ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बिहाफ पर आप इसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रह्मदेवा, लैंड गिफ्ट ऑफ ब्राह्मण्स। मतलब जो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट की जाती थी उसको हम बोल देते हैं ब्रह्मदेवा। अब इसमें क्या है, अलग अलग लैंड का नाम दिया हुआ है, जैसे वेंगली क्या आता था, जो नॉन ब्राह्मण या पीजेंट को दी जाती थी प्रॉपर्टी, उसको बोल देते हैं वेलिंगा। ब्राह्मण देवा, लैंड गिफ्टेड टू अ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को लैंड दे देते हैं। शैलभोगा, लैंड ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, जो स्कूल बनाने के लिए ज़मीन दान में दे दी जाती थी उसको शैलभोगा बोलते थे। इसी तरह देवंदा, त्रिमुखा कानी, ठीक है, जो गिफ्ट में टेम्पल्स के लिए दी जाती थी। पचली पंदम, लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन इंस्टीट्यूशन को दे दी जाती थी। इस तरह से ये जो नाम है ये आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के की फॉर्म में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वी हैव सीन द ब्राह्मणास ओपन रिसीव्ड लैंड ग्रांट ऑफ द ब्रह्मदया। अब यहाँ पर जो चीज़ अभी हमने आप ऊपर ये स्टडी की है, ये सभी पॉइंट्स की, वेलिंगा क्या होती है, जो नॉन ब्राह्मण को दी जाती है, ब्रह्मदया जो ब्राह्मण को दी जाती है, शलभंगा जो स्कूल मेंटेन करने के लिए लैंड दे दी जाती है, देवानंदा जो भगवान का नाम है, देख लो, लैंड गिफ्टेड टू अ टेम्पल, जो मंदिर बनाने के लिए दी जाती है। पलची पंदरम, लैंड वो जो जैनिस इंस्टीट्यूट को दी जाती है। यही जो है काफ़ी डीपली इसमें दिया हुआ है। देखो ब्रह्मंदा वाज लुक्ड आफ्टर बाय द असेंबली ऑफ सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स। देखो ये वो जगह थी जहाँ पर प्रिस्ट लोग या जो वहाँ के ब्राह्मण थे या जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड थे वो एक जगह पर इकट्ठे होते थे। दे डिसीजन वर रिकॉर्डेड एंड डील्स इंस्क्रिप्शंस, जो भी वो डिसीजन लेते थे वो रिकॉर्ड कर लिया जाता था और उन्हें इंस्क्रिप्शंस का नाम दे दिया जाता था।
ऑफन ऑन द स्टोन वॉल टेम्पल। अब जो मेन क्या था कि जो मंदिर बने होते थे उनकी जो दीवारें थी वो पत्थरों की बनाई जाती थी। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज द नगरम आल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस टाउन। अब देखो जिस तरह से विलेज होते हैं उस तरह से नगर होते हैं, ठीक है, सिटीज़ होती हैं ना, सेम उस टाइम पर भी ऐसे ही एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जहाँ पर टेम्पल्स थे और जहाँ पर लोग रहते थे उन एरिया को नगरम का नाम दे दिया गया। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द उत्तरमयूर इन चेलिमपुट डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जैसे तमिलनाडु है, उत्तरमपुरम है या चेलिमपुट डिस्ट्रिक्ट है। प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच सभा वास ऑर्गेनाइज। यहाँ पर क्या होता था, सभा बनाई जाती थी। सभा हैड्स सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर द इरिगेशन। ये क्या करती थी, एक सेपरेट कमेटी होती थी जो कि इरिगेशंस के वर्क को देखती थी। गार्डनर्स टेम्पल्स एंड नेम्स ऑफ दिस एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ दिस कमेटी वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑन अ palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to tell the tickets one by फॉर ईच कमेटी। देखो कमेटी के नाम से आपको क्लियर होगा कि कमेटी जैसे आज भी प्रेजेंट में लोग कमेटी डालते हैं, कोई पर्ची वाली कमेटी डालता है, कोई गोल्ड वाली कमेटी डालता है, मीन्स पैसे को कलेक्ट करते हैं। सेम उस टाइम पर भी ऐसे ही हुआ करता था। तब एक पाम की लीफ के ऊपर जो था कुछ भी लिख दिया जाता था, नेम लिख दिए जाते थे और उसको अर्थवेयर पॉट के अंदर डाल दिया जाता था। फिर एक बच्चे को बुलाया जाता था और उस बच्चे में से उस टिकट को निकलवा लिया जाता था। तो जो टिकट पे जिसका भी नाम होता था उसको जो है मनी वगैरह दे दी जाती थी। इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस। देखो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। बस यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस, किस तरह से टैक्स लगाए गए। यहाँ पर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो रहा है वो रेडी हो रहा है कि हु कुड बी अ मेंबर ऑफ अ सभा। एक सभा का मेंबर कौन हो सकता था। द उत्तरम्यूरा इंस्क्रिप्शंस ले डाउन। देखो कौन हो सकता था। दे शुड हैव ओवन होम। उसका अपना घर होना चाहिए। उसकी एज जो है 35 से 70 ईयर की होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज टू ऑफ द वेदास। उनको वेदा की नॉलेज होनी चाहिए। वेल वर्सा इन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर एंड ऑनेस्टी। वो जो प्रशासन का काम है वो काफ़ी अच्छे और ऑनेस्टी ईमानदारी से कर सके। इफ़ एनीवन हैव बीन अ मेंबर ऑफ द कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द अनदर कमेटी। अब जो एक मेंबर किसी एक कमेटी का मेंबर होता है पिछले 3 सालों से, वो किसी और कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ इट्स रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट इन दिस इलेक्शन। अब कई बार ऐसा होता था कि अकाउंट सबमिट किए जाते थे और उसके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं किए जा सकते थे। स्टूडेंट देखो यहाँ पर मोस्टली आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है और इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ अभी तक आपने स्टडी कर लिया है। मे बी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किंग एंड देयर किंगडम्स में क्या दिया हुआ। अब यहाँ पर मेन 2 ही बातें याद करने वाली हैं। परियावमपुरम। देखो वाइल्ड इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द किंग्स एंड पावरफुल मैन वर इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द परिवामपुरम, a 12th century Tamil work which inform about their lives of ordinary men and women। देखो अब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वहाँ पर जो मेन है वो है परियावरमपुरम। ठीक है, ये परियावरमपुरम क्या था, जहाँ पर काफ़ी रिच लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे। ये तमिल वर्क, इसमें जो भी वर्क होता था वो तमिल में होता था। यहाँ पे मैन और वुमेन भी होते थे और इनके अकॉर्डिंग जो छोटी कास्ट के लोग होते थे, स्मॉल हेलमेट होते थे, पुलियास बोलते हैं उनको, वो पुलियास वो होते थे जो नीच जाति के लोग होते थे, जिनको ब्राह्मण लोग जो है अपने से दूर रखते थे। वो कहते थे कि ये लोग जो हैं अच्छे नहीं हैं या इनका धर्म जो है वो छोटा है, इसलिए उनको वो अलग रखते थे। तो वो जो वर्ड था वो था पुलियास। मतलब पुलियास लोग ऐसे थे जिनको कि छोटी जाति का समझा जाता था।
देखो, चाइना अंडर द टैंग डेस्टिनेटी, अब ये आपके लिए जस्ट रीडिंग वाला टॉपिक है। इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश अंडर द टैंग डेंसिटी। अब यहाँ बताया है कि जो टैंग डेंसिटी राज्य बना है उसमें चाइना जो है ये एस्टेब्लिश हुआ, विच रिमेन इन पावर अबाउट 300 ईयर्स। ठीक है। इट्स कैपिटल एक्साई एंड वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। द तुर्कास, ईरानीस, इंडियंस एंड जापानीज एंड कोरियंस। अब ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इन्होंने क्या किया, इन्होंने राज किया पहले, फिर इन सब ने मिलकर उनका साथ दिया। The Tang Empire was administered by the bureaucracy reputed through the examination open to all wish to the appear for it. The system selected official remaining in place with some changes. In what ways this is system different from those prevalent in the Indian सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो डेंसिटीज बनाई गई हैं, चाहे वो इंडिया की थी चाहे पाकिस्तान की थी, बट जो चाइना की डेंसिटीज थी वो कुछ अलग से थी। स्टूडेंट, आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए वीडियो के 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट देखने पड़ेंगे। और थर्ड पार्ट वीडियो का आज आपके पास आ रहा है, और इसके दोनों पार्ट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल रहे, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।